हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने YouTube चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ने लॉ बना के इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है और अब ये इम्प्लीमेंट हो गया है। ये वही लॉ है जिसको लेकर 2020 में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। शाहीन बाग आपको याद होगा। उसके बाद उत्तर भारत के कई शहरों में, यूपी में और नॉर्थ ईस्ट में, असम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए गए थे कि इसे लागू नहीं होना चाहिए। हर एरिया की अपनी एक सोच थी इसको लेके। तो अब ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने इसे लागू कर दिया है। तो इसके हिसाब से क्या है? इसके हिसाब से ये है कि 3 देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ से कोई हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन और पारसी अगर हिंदुस्तान में आया है 31 दिसंबर 2014 से पहले, याद रखिए 31 दिसंबर 2014 से पहले, और वो इस ग्राउंड्स पे भारत में आया है कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो आज की डेट में यहाँ पे इलीगल रूप से रह रहा है, पर वो ये कह देता है कि मुझे मेरे मुल्क में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या जिसे मैंने आपको बताया बांग्लादेश, वहाँ पे मुझे रिलीजियस तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा था या मुझे रिलीजियस तौर पे प्रताड़ित करने के चांसेस थे, तो उसे भारत सरकार यहाँ की नागरिकता दे देगी और इसके प्रोसेस के लिए उसे कोई कागज़ नहीं चाहिए होंगे अप्लाई करने के लिए। ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन रहेगी और जो लोग वहाँ से आए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको लेकर ना बहुत ज़्यादा सोच देश में चल रही है। कल भी आपको बताया, दिल्ली में पुलिस का बड़ा भारी बंदोबस्त था कि कहीं पे हालात ना बिगड़ जाएं। लेकिन हमारी सोच तो यही है कि लोगों को इसके जो बेसिक एस्पेक्ट्स है उनको समझना चाहिए। सरकार में भी इसको लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और उस ढंग से पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। अब इसमें क्या है कि पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था 1955 का। उसके अनुसार अगर किसी को भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना होता था तो उसे यहाँ पे 11 साल रहना ज़रूरी था, उसके बाद भी अप्लाई कर सकता था। अब इसमें अमेंडमेंट की गई है और भारत में अगर कोई 5 साल तक रहता है तो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कट ऑफ डेट, लेकिन याद रखिए, कट ऑफ डेट लेकिन 31 दिसंबर 2014 है। उसके बाद से आए लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो भ्रांति ये जो फैलाई रही है कि कोई भी आ जाएगा, कोई भी आके यहाँ की सिटीजनशिप ले लेगा, ऐसा नहीं है। कट ऑफ डेट है एक 31 दिसंबर 2014 की। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि ये कहाँ नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है। इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है असम के ट्राइबल एरियाज़ में, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के जो ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और साथ में कुछ इनर लाइन परमिट के एरियाज़ होते हैं, इनर लाइन परमिट के, जो सिक्योरिटी के हिसाब से उन्हें कुछ क्लासिफिकेशन होती है। ये एरियाज़ कुछ हिमाचल में भी हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, वहाँ पे भी ये एक्ट लागू नहीं किया गया है। तो दोस्तों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है, इसको लेके क्या हो रहा है, सरकार ने क्या किया है, इसको लेकर तो बहुत सारे लोगों ने बात की है। पर आज हमारा मुद्दा कुछ अलग है। हम बात करेंगे कि आखिर देश का मुसलमान इसके अगेंस्ट क्यों है। मुसलमान के मन में सोच क्या है कि ये एक्ट जो है हमारे खिलाफ क्यों है, हमारी कौम के खिलाफ क्यों है, हमारे वजूद के खिलाफ क्यों है। तो दोस्तों, है क्या कि जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ से पाकिस्तान को गई, जो मुसलमान यहाँ से गए, और उस टाइम पे जो ईस्ट पाकिस्तान होता था, बांग्लादेश को भी लोग गए, और उसी तरह से वहाँ से हिंदू सिखों का पलायन हुआ भारत की तरफ, आज के बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। तो देश का जो कॉम्पोजिशन था, पॉपुलेशन का था, वो थोड़ा बदल गया था। उसको लेकर 1951 सन 1951 में पहली बार एनआरसी किया गया। तो एनआरसी आज तक एक ही बार हुआ है दोस्तों, याद रखिए, 1951 में, क्योंकि पॉपुलेशन की अदला बदली हुई थी, बहुत सारे लोग चले गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे, तो उसको लेके एनआरसी किया गया था। अब आज के
परिप्रेक्ष्य में अगर हम जाएं तो मुसलमानों में ये सोच है, या ये कहिए ये भ्रांति है कि ये जो सीएए है ये तो पहला स्टेप है। इसके बाद गवर्नमेंट लाएगी किसे कहते हैं एनआरसी, और एनआरसी किसके साथ होगी? एनआरसी होगी, एनआरसी के साथ सरकार लाएगी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है कि जैसे सेंसस होता है ना, जो काफ़ी वक्त से अब हुआ नहीं आबादी का, जब सेंसस होगा तो उसके साथ सरकार लोगों से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डाटा कलेक्ट करेगी, हर इंसान के पास जाएगी, हर घर में जाएगी, पूछेगी आप कौन हो, आपके घर में कितने सदस्य हैं, आपका गांव कौन सा है, आपके पिता का नाम क्या है, आप यहाँ पे कब से रह रहे हो। और अब आता है गठीला पॉइंट यहाँ पे, जो यहाँ पे जिसे लेकर थोड़ी सी भ्रांति है, वो ये है कि जब बाकी सब तो इसे क्लियर कर देंगे कि वो कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए हैं, क्योंकि ये सरकार डिस्क्रिमिनेट करती है हिंदुओं में, सिखों में, जो इंडियन रिलीजन्स हैं और बाहर के रिलीजन्स में। तो जब वो पूछेंगे किसी मुसलमान से कि आप कहाँ से आए हो, आपके पिता का नाम क्या था, आपका गांव कहाँ पे था, और मुसलमान इस चीज़ को बताता है और अपने रूट्स कहीं पे बांग्लादेश को, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान को ट्रेस कर देता है, और अपनी यहाँ की हिंदुस्तान की वंशावली नहीं सिद्ध कर पाता है, तो सरकार उसको एक्सक्लूड कर देगी। ये एक भ्रांति है, आपको कोई एक्सक्लूड नहीं कर रहा है। ये जो एक्ट है सीएए, ये लाया गया है बाहर के जो प्रताड़ित लोग हैं उनको इंक्लूसिवनेस देने के लिए, उन्हें भारतीय समाज के अंदर समावेश करने के लिए। ये किसी को बाहर निकालने के लिए नहीं लाया गया है मेरे मुसलमान भाइयों बहनों। आप यहीं के हो, यहीं के नागरिक हो। और इस चीज़ को प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी एक भाषण में कह चुके हैं कि ये जो बात की जा रही है एनआरसी की, ये एक भ्रांति है। एनआरसी को लेकर हमारा अभी कोई प्लान नहीं है, उसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं है, और ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। आप इस देश के नागरिक हो, आपके पास इस देश की नागरिकता है, और आप इसी देश के नागरिक रहोगे। जो समान अधिकार सब नागरिकों को मिले हैं वह आपके भी हैं, और आप उन्हें नागरिकों के इस नागरिकता के साथ अपने जीवन पर्यंत यहाँ पे रहें। आपको कोई बाहर नहीं निकालने वाला। अब ये तो हुई भाई साहब बात ये वाली। अब एक्चुअली मुसलमानों के मन में एक छोटा सा सवाल ना ज़्यादा कौंध रहा है। किसको लेकर कौंध रहा है? एक्चुअली 2014 से 2019 के बीच में असम में एनआरसी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में। उसमें क्या हुआ कि असम की जो 3 करोड़ के करीबन की शायद आबादी है, उसमें जब एनआरसी किया गया तो 19 लाख प्लस लोग जो है वो अपना जो सिटीजनशिप है उसको सिद्ध नहीं कर पाए। उसमें मुसलमान थे तो उससे ज़्यादा बंगाली हिंदू भी थे, नेपाली भी थे। तो ये नहीं है कि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं सिद्ध कर पाए, इसमें बंगाली हिंदू भी अपने रूट्स इंडिया में सिद्ध नहीं कर पाए, नेपाली हिंदू भी अपने रूट्स यहाँ पे सिद्ध नहीं कर पाए। ऐसा नहीं हुआ कि उनको निकाल दिया गया है, वहाँ पे जो सीए की एक्सरसाइज थी उसको फ्लॉड माना गया है और उसे बैक बर्नर पे डाल दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के यहाँ से बाहर फेंक दिया गया है। तो इन भ्रांतियों में प्लीज़ मेरे भाई बहनों आप यकीन मत करें, विश्वास मत करें। अब जब ये पहली बार ये गवर्नमेंट ने सीए पास किया था तो आपको याद होगा, जैसे मैंने पहले कहा, दिल्ली में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुई थी। आपको याद होगा वो दादी वो नानी वहाँ पे खड़ी थी और औरतों ने ही इस प्रोटेस्ट को लीड किया था। दिल्ली में भी, दिल्ली के बहुतायत पार्ट्स में भी, अलग अलग चौक पे चौराहों में, वेस्टर्न यूपी में भी, बंगाल में भी। तो दोस्तों ये जो लोग वहाँ पे बैठे थे ये एंटी नेशनल्स नहीं थे, ये हमारे भाई बहन ही थे जिन्हें शायद इस एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। ये एनआरसी और एनपीआर को कंफ्यूज कर गए थे। तो मतलब सीए लागू हुआ है लोगों को नागरिकता देने के लिए, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। और इंडिया में तो जो मैं आपको बताया है एनआरसी की एक्सरसाइज होनी नहीं है अभी, तो किसी की नागरिकता जा नहीं रही। तो जो दादी नानी वहाँ पे बैठे थे
मैं अपने सब वर्ग के भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे तो उसके बाद का उनका अगला नारा था जय संविधान जय भीम। ये देश हम सबका है दोस्तों, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। मैं हिंदू हूं तो सिर्फ मेरा अकेले का नहीं है, हम सबका ये देश है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इसके अपोजिंग व्यू पॉइंट्स क्या हैं। ये जो एक्सरसाइज हुई है, सीए नोटिफाई हुआ है, तो उसको लेके लोग क्या कह रहे हैं कि ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। तो उनका कहना है कि ये पहली बात तो ये है, सीए आपने बनाया 2019 में, उसके बाद आपने इसको बैक बर्नर पे रख दिया, अब सीधा इलेक्शन के टाइम पे आप इसको लेके आ गए हो, आपने इसको नोटिफाई करवा दिया है, लॉ को लागू कर दिया है। तो इसी टाइम पे क्यों, इलेक्शन टाइम पे क्यों? क्या आप इससे क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं? ये लोगों का सवाल है रूलिंग पार्टी से, जो सीए को अपोज करते हैं। शायद एक वैलिड पॉइंट भी है कि अगर आप इसको लाना चाहते थे तो आप इसे पहले लेके आ जाते। इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के मौसम में जब आप इसे लेके आएंगे तो लोगों के मन में तो भ्रांति के विचार आएंगे ही। वो सोचेंगे कि इसे लाया ही इसलिए गया है कि पोलराइज किया जाए वोट्स को, हिंदुओं को बताया जाए कि देखो जी हमने तो आपके लिए इतना कर दिया है, हमने मुसलमानों के लिए अगेंस्ट लिए लॉ ला दिया है। नेता है ना, नेता तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इससे पॉलिटिकल माइलेज लेना अच्छी बात नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसे सिर्फ इसे 3 कंट्रीज तक क्यों सीमित किया गया है? क्या हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, पारसी, जैन और कहीं पे प्रताड़ित नहीं होते? सिर्फ ये अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रताड़ित लोगों को ही कि ये सिटीजनशिप क्यों दी जा रही है, बाहर के लोगों को क्यों नहीं दी जा रही? तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा सवाल है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप है। ये जो यहाँ के बेसिक रिलीजन के लोग हैं वो ज़्यादातर यहीं रहते आए हैं। और जब पाकिस्तान बना तो वहाँ की आबादी करीबन 20% हिंदू हुई, जो आज की डेट में घसकर 2% रह गई है। बांग्लादेश में शायद 6 की 7% रह गई है। तो वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी हरास हो रहा है, ये एक सत्य है। उनसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। तो उनको इस चीज़ को आप एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी देखें, मानवता के आधार पे भी देखें कि ये लोग जो हैं प्रताड़ित हैं, धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ तो कोई मायने नहीं रखती, इसका कोई वज़न नहीं है इस आर्ग्यूमेंट का। तीसरी बात, हाँ एक ये चीज़ यहाँ पे वैलिड आएगी कि ये तीसरा पॉइंट में तीसरी चीज़ ये वैलिड ज़रूर आएगी कि इससे मुसलमानों को क्यों बाहर रखा गया है। मुसलमानों में भी बथेरे सेक्ट्स हैं, जैसे शिया है, सुन्नी है, अहमदी है, और थॉट प्रोसेस के हिसाब से जाएं, फ़िलासफ़ी के हिसाब से बरेलवी है, सलाफ़ी है, दियोबंदी है, वहाबी है। तो इसमें ये भी कहा जाता है कि अहमदी भी पाकिस्तान में प्रताड़ित हैं, और जो शिया हैं वो भी वहाँ पे प्रताड़ित हैं। सिपाही साहिबा वहाँ पे शियाओं का कत्ल करता फिरता है, और अहमदियों का तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे अपनी नमाज तक नहीं पढ़ पाते, उन्हें तो नॉन मुस्लिम करार कर दिया गया है। तो उन्हें क्यों नहीं ये हक दिया गया कि वो भारत के सीए के रूल के अंडर आ जाएं? तो दोस्तों शायद ये सरकार की सोच रही होगी कि मुसलमानों के लिए तो पूरी दुनिया में कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान के साथ ईरान जो है शिया बहुल्य कंट्री है, और अहमदी तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, और उनकी जो बेसिक कंसंट्रेशन है आज की डेट में इंग्लैंड में है। तो इनके लिंक्स वहाँ पे रहते हैं, तो शायद ये वहाँ पे भी जा सकते हैं। नहीं तो इंडिया तो ये आते जाते रहते हैं। मतलब इतनी क्लैरिटी तो नहीं है मुझे, लेकिन शायद सरकार की यही सोच रही होगी कि मुसलमानों के बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, अगर एक जगह से प्रताड़ित किया जा रहा है तो वो किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं। लेकिन जो हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, उनके पास हिंदुस्तान को छोड़ के और कोई दूसरी कंट्री नहीं है। चौथी बात दोस्तों ये है कि राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है। संविधान में आर्टिकल है, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वलिटी इन द आइज ऑफ द लॉ। तो उसके हिसाब से आप धर्म के आधार पर किसी से
मतभेद नहीं, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसके बारे में ज़्यादा हम बात कर नहीं सकते क्योंकि ये शायद सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग पे है। तो इसके बाद मेरा इतना दिमाग नहीं, मेरे दिमाग का इतना खुला वो नहीं है कि मैं इस बारे में बात कर पाऊँ। ये हम हमारे माननीय न्यायाधीशों पे छोड़ते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश के मुसलमानों में ये भ्रांति थी सीए एक्ट को लेके कि इससे इसके बाद गवर्नमेंट अप्लाई करेगी एनआरसी, एनआरसी के साथ अप्लाई करेगी एनपीपी, और उससे फिर हमें पूछा जाएगा कि हम कहाँ से आए हैं, हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो फिर से हमारी नागरिकता हमसे छीन ली जाएगी। लेकिन देश के मुसलमानों में ये जो भावना है डरी डरी सी या वंचित होने की, ये आती कहाँ से? हम बात कर रहे हैं दोस्तों देश की 20% आबादी की। कहा जाता है 14% है, बट शायद ज़्यादा है, 17, 18, 20% के करीबन तो होगी। हर 6 आदमी से या हर 5 आदमी में एक आदमी मुसलमान है, बहुत बड़ी आबादी है। तो ये वंचित क्यों फील करते हैं दोस्तों? जब हम एक देश में रहते हैं, समान अधिकार है, तो इनका वंचित फील करना एक समझ से परे की बात है। लेकिन कुछ तो कारण होंगे कि ये वंचित फील करते हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों हुआ क्या, सन 1992 में 12वीं मस्जिद के बाद ना, और बीजेपी के उद्भव के बाद देश की पॉलिटिक्स बदल गई। जब देश की पॉलिटिक्स बदली तो हिंदुत्व का रोल बहुत ज़्यादा आ गया पॉलिटिक्स में, और बीजेपी ने पॉलिटिक्स इस तरह से की कि उसमें उनके बड़े सिंपल सी थ्योरी थी कि हम सोशल इंजीनियरिंग ऐसी करेंगे कि हमें मुसलमानों के वोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये हमने देखा है सक्सेसिव इलेक्शंस में, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी बीजेपी इलेक्शन जीत रही है सोशल इंजीनियरिंग से, बिना मुसलमानों के वोट लिए। अब उसका असर ये हुआ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज और हैं वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पे चले गई। उन्हें में लगा कि अगर हम मुसलमानों की तरफ टिल्ट किया हमने, तो हिंदुओं का वोट हमसे दूर चला जाएगा। राहुल गांधी ने 2014 के इलेक्शन में मंदिरों के बथेरे दर्शन किए, हमें पता ही है, सॉफ्ट हिंदुत्व किया। और आज की डेट में कोई भी पार्टी मुसलमानों के हक में खोल के नहीं बोलती। तो इससे क्या है, मुसलमान अपने आप को पॉलिटिकली यतीम मानने लगे हैं, ऑर्फन मानने लगे हैं, और एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी हो गई है मुसलमानों की। उन्हें लगता है कि ये तो क्या बात करेंगे यार, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये भी आती है इसमें कि जो बीजेपी ने नैरेटिव खेला है या इतना नैरेटिव बना है, जब मैं छोटा होता था, स्कूल में पढ़ता था, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मेरी नज़र में हिंदुस्तान का जो ग्रेट बादशाह या ग्रेट राजा थे वो थे, एक थे अशोक, दूसरे थे बिंदुसार, फिर हर्षवर्धन, फिर राजराज चोल, जिनके बारे में मैंने बहुत कम पढ़ा है। उसके बाद जिसका हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो थे अकबर। अकबर की दीन इलाही की कंसेप्ट हमने समझी, उसकी हिंदुओं के प्रति नीति हमने समझी कि उसके राज में जजिया नहीं था। उसके बाद में हमने ये भी देखा कि औरंगज़ेब के राज में हिंदुओं के साथ कैसा अत्याचार हुआ। लेकिन मन में मेंटेलिटी में ये था कि हिंदुस्तान के जो ग्रेट राजा महाराजा थे, बादशाह थे, उनमें अकबर एक अज़ीम शान शहनशाह था। जब से बीजेपी पावर में आई, लेफ्टिस्ट फिलॉसफी थोड़ी साइड पे गई, और कहा यह जाता है कि हमारी हिस्ट्री की किताबें लेफ्टिस्ट से ही लिखी थी। उसमें क्या हुआ कि मुसलमानों को आउटसाइडर बना दिया गया। मेरी नज़र में जब मैं पढ़ता था, हमारा गुलामी का काल शुरू हुआ था 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से, प्लासी की लड़ाई से, और 1764 में बक्सर की लड़ाई में जाके ये थोड़ा सीमेंट हो गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान का क्या किया हम सब जानते हैं, किस तरह की लूट उन्होंने मचाई। लेकिन जब ये पार्टी ताकत में आई तो उसके बाद हुआ क्या कि 1000 साल को बना दिया गया स्लेवरी का काल, गुलामी का काल। तो 1000 अंग्रेज तो आए थे 1757 में, तो 200 साल ही थे, तो ये 800 साल किसके थे? ये 800 साल बना दिए गए मुसलमानों के राज के। उन्हें ये कहा गया तुम तो सैयद हो, तुम तो पश्तून हो, तुम तो इस धरती के ही नहीं हो।
तो मुसलमानों में एक सेंस ऑफ एलियनेशन आ गई। उन्हें लगा कि यार हमें तो मेन स्ट्रीम से हटा दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। पहले तो हम मार्जिनलाइज हो रहे थे, अब तो हमें एक्सक्लूड ही कर दिया इन्हों कि तुम जाओ, तुम तो हो ही नहीं यहाँ के। तो एक मन में भावना आ गई कि हमें बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया गया है, अब हमारा इस कंट्री में कोई रोल नहीं है। उसके बाद सीए ला दिया गया, तो भी ये लगा कि अब तो हमें यहाँ से बाहर ही निकाल दिया जाएगा। तो आप साइकी समझें कि साइकी क्या है इन लोगों की, इनके साथ क्या किया गया है और गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी जब आई तो इन्होंने, राम मंदिर एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बनी बाबरी मस्जिद को ढा के। उसके बाद आपने सीए लागू कर दिया, ट्रिपल तलाक कर दिया, घर वापसी के कैंपेन चालू कर दिए, लव जिहाद का मुद्दा उठा दिया। इससे मुसलमानों को ये लगा यार हमें ही क्यों पिन पॉइंट किया जा रहा है हर चीज़ पे। क्या सब बुराइयां हमारे अंदर ही हैं? क्या एक समाज के रूप में हम ही गलत हैं? तो एक पार्टी के उद्भव में आने से मुसलमान बिल्कुल ही साइड पे हो गया। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने इनको बहुत पेट्रोनाइज किया, बहुत सपोर्ट किया। तो दोस्तों 1990 से लेकर इलेक्शनों में कांग्रेस ने मुसलमान कैंडिडेट सिर्फ 7% उतारे हैं सीट्स पे। सिर्फ 7% मुस्लिम कैंडिडेट्स होते थे कांग्रेस की लिस्ट में, उससे ज़्यादा नहीं। कहते हैं अपीजमेंट की है कांग्रेस ने, लेकिन डाटा तो कुछ और ही बता रहा है। खेला है कांग्रेस ने कार्ड, हिंदू मुस्लिम कार्ड। मैं ये नहीं कह सकता हूँ फेवर किसे किया है किसे नहीं किया है, लेकिन मुसलमान ज़मीन पे ही रहा है, वो ऊपर नहीं उठ पाया। जिस तरह से उनका विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इनसिक्योर रहे, उसके बाद मार्जिनलाइज हो गए और उसके बाद तो अब एक्सक्लूड ही हो गए। तो एक मन में भावना आ गई कि भैया हमें तो यहाँ से निकाला जा रहा है, अब हम करें क्या। तीसरी चीज़ भाई साहब ये हुई कि एक हुई थी सच्चर कमेटी अपॉइंट की थी गवर्नमेंट ने, शायद 2000 के एंड में, कुछ सालों में। उसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी जिन्हें लागू किया जाना था। उन रिकमेंडेशंस में 3-4 मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये थी कि इनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए, इनके मुसलमानों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए कमीशन बनाया जाए कि इनकी सिविल में, आर्मी में, पुलिस में भर्तियां की जाएं। तीसरी ये थी कि मदरसा की जो डिग्री है उसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, बड़ी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में माना जाए और इन्हें चांसेस मिले गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के। तो ये सरकार आती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट डस्टबिन में फेंक दी जाती है और मुसलमानों की जो उद्भव होने के लिए, उनका विकास करने के लिए जो पिछली सरकार ने एक कमीशन बनाया था, उसकी रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रहता। अब बीजेपी ने भी कोशिश की भाई साहब पसमंदा मुसलमानों के पास जाने की। होते हैं ना जो धरती के पुत्र हैं मुसलमान जो कन्वर्ट हो गए, उनको बताने की कि आप तो धरती के पुत्र हो, आपको जो अशराफिया मुसलमान हैं ये आपको दबा रहे हैं, ये आपका यूज़ कर रहे हैं, जब दंगे होते हैं आप ही मरते हो, और हमारी तो जितनी पॉलिसीज़ हैं बेहतरी की, चाहे जिसमें हम घर देते हैं या उज्ज्वला योजना है, उसमें तो आपका फ़ायदा हो रहा है। यकीनन भाई साहब उनका फ़ायदा हुआ, लेकिन जब आप किसी के धर्म पे उंगली उठा दोगे ना तो सब कुछ नगण्य हो जाता है। मैं हिंदू हूँ, मेरे लिए आप कुछ भी करो, फिर बोलो तेरा धर्म गलत है, तो मेरे लिए भी आपका किया कराया सब नगण्य ही हो जाएगा। यही उनके साथ हुआ। उन्हें लगा कि ये इन्होंने तो दीन पे उंगली उठा दी और अब तो हमारी एग्जिस्टेंस पे ही उंगली उठा दी, हमारे वजूद की लड़ाई हो गई सी। तो अब हम तो लड़ेंगे भैया, कटेंगे, मरेंगे, लेकिन लड़के रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। तो सरकार को सोचना था। और उसके बाद आपके बयान ऐसे आते हैं। देखो मैं किसी का साइड नहीं यहाँ पे ले रहा, अगर आपको लग रहा साइड ले रहा, मैं साइड नहीं ले रहा। मैं एक भारतीय हूँ, एक सेकुलर भारतीय हूँ। कुछ लोग मुझे शैडो सिक्योरिस्ट भी बोलेंगे अपनी भाषा में, लेकिन मैं एक सेकुलर भारतीय हूँ और संविधान में यकीन रखता हूँ। मुझे इलेक्शन में ये नारे समझ नहीं आते, उनके पास अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। भैया आपका धर्म आपके पास, मेरा धर्म मेरे पास, इसका इलेक्शन में यूज़ करने का मतलब क्या है अगर आपने वोटों को पोलराइज नहीं करना तो। देश का सोच लो, बड़े नेता हो आप, आपके हाथ में ताकत है, इस ताकत को अच्छे ढंग से यूटिलाइज करो, देश की भलाई के लिए यूटिलाइज करो, सब धर्मों का सम्मान करो।
और हिंदू धर्म तो किसी को नीचा दिखाता ही नहीं भाई साहब कभी, हम तो सबको साथ लेके चलते हैं। तो एक माइनॉरिटी है, इसकी उंगली पकड़ के भी इनको भी साथ लेके चलेंगे तभी मुल्क आगे चलेगा। अब हम बात करते हैं भाई साहब इसके बाद मुसलमानों के लिए रास्ता क्या रहा। तो अब जो मुसलमानों में स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, 3-4 व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं कि अब देश में तो ये हुआ वो हुआ, अब हमारे पास रास्ते क्या बचते हैं। तो पहला रास्ता वो बचता है जो गुजरात में हुआ 2002 के गोधरा दंगों के बाद। वहाँ पे मुसलमानों ने अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग कर लिया और तालीम एजुकेशन की तरफ बढ़ गए। वो अपने आप को अब सशक्त कर रहे हैं, एजुकेशन में अच्छी नौकरियां ले रहे हैं, कई लोग तो शायद बाहर पलायन भी कर रहे हैं। ये पहली सोच आ रही है आज देश के मुसलमान में और बड़ी अच्छी है कि हम खुद को सशक्त बनाएं, पढ़ें, अपने समाज को ऊपर लेके जाएं। दूसरी चीज़ ये आ रही है, दूसरी स्कूल ऑफ थॉट ये है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते जो आज की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हमें सेकुलर फोर्सेस का साथ देना चाहिए और लेट द सेकुलर फोर्सेस फाइट बीजेपी, और हम इन्हें सपोर्ट करेंगे। चाहे हम इन पे डिपेंड कर सकते हैं नहीं कर सकते, क्योंकि आज की डेट में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस पे मुसलमान पूरी तरह से एतमाद यकीन रखता हो। लेकिन चलिए, अब मरता क्या ना करता, इन्हें ही सपोर्ट करते हैं, किसी हद तक तो ये बीजेपी को रोकेंगी। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट ये आ रहा है कि हम पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, अपना पक्ष आगे रखते हैं, और इस स्कूल के ऑफ थॉट के लीडर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे और मुस्लिम बेस पार्टी बना के पूरे हिंदुस्तान में अपने अधिकार लेंगे। लेकिन इसमें फिर वही बात आ जाती है, मैं ओवैसी भाइयों की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है एक आदमी पूरे समाज को वर्गला दे, कहाँ का कहाँ ले जाए। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जिन्ना, हुआ यही था 1940 के बाद में कि आपने एक नेता को आपने फॉलो कर लिया और उस नेता ने देश का बंटवारा कर दिया अपने पर्सनल एम्बिशंस के लिए। कुछ वहाँ के नेताओं की भी गलती थी, कुछ यहाँ के नेताओं की भी गलती थी, और भुगता तो हम आम लोगों ने था, उनका तो कुछ नहीं गया। कोई गवर्नर जनरल बन गया, कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, हमारे पास क्या आया। और चौथा व्यू जो है भाई साहब, ये है थोड़ा सा टेंशन देने वाला हम लोगों के लिए। चौथा व्यू ये है कि मुस्लिम्स ने ट्रू इस्लाम से डेविएट कर लिया है, तो अब उन्हें एक अच्छा मुसलमान होना चाहिए। तो अच्छा मुसलमान की डेफिनेशन क्या है? अच्छे मुसलमान की डेफिनेशन तो यही है कि जो 5 वक्त का नमाजी हो, सुन्नत में यकीन रखता हो, बेसिकली जो टेनेंट्स ऑफ इस्लाम मानता हो, ठीक है। पर यहाँ पे आके ये हो सकता है कि अगर इस टेनेंट पे, इस स्कूल ऑफ थॉट पे हम जाएं, तो जो अतिवादी ताकतें हैं ये इन्हें वर्गला सकती हैं, अपने साथ ला सकती हैं, और इन्हें वर्गला के अगर ये दूसरी तरफ में चले जाते हैं, दूसरी स्कूल ऑफ थॉट में चले जाते हैं, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। आगे केरला में लोगों की ये सोच है, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनकी ये सोच है कि राइज ऑफ बीजेपी इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस, इससे हम स्ट्रांग होंगे। खुदा ना खास्ता देश का मुसलमान जो है वो गलत राह पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश का मुस्तकबिल, देश का फ्यूचर हम लोगों ने इकट्ठे रहकर लिखना है, अलग जाकर नहीं। तो इन अतिवादी सोचों को मेरे दोस्तों अपने मन में प्लीज़ मत आने दें। ये देश जितना मेरा है उतना ही आपका भी। उसके बाद बात करते हैं, आप कंक्लूजन पे आते हुए, बातें तो मैंने बहुत सारी कर ली, आधा घंटा। इस चीज़ को कैसे, इस सोच को कैसे आप देश के मुसलमानों के मन में जो भ्रांतियाँ आ रही हैं उसे कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए ना गवर्नमेंट को कंक्रीट स्टेप्स उठाने चाहिए। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, सीएए का, एनआरसी का, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, इसको लेके देश के मुसलमानों को जागृत करना चाहिए कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल रहा। ये देश जितना हिंदुओं का है या बाकी धर्मों का है उतना ही आपका भी है। जो यहाँ पे आया यहीं का होके रह गया, चाहे आर्य आए, चाहे तुर्क आए, चाहे अफ़गान आए, चाहे कोई और भी आया, लेकिन सब अब यहाँ के नागरिक हैं।
जितने मौलिक अधिकार एक हिंदू के हैं उतने ही मौलिक अधिकार एक मुसलमान के हैं और बाकी धर्म के लोगों के भी हैं। तो उसको लेकर जो सरकार है उसको कंक्रीट स्टेप्स उठाने चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाना चाहिए और लोगों को एश्योर करना चाहिए कि ये देश आपके साथ, हम सब इकट्ठे चलेंगे। जैसे मोदी जी कहते हैं, मैं 140 बिलियन लोगों का प्राइम मिनिस्टर हूँ, सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका साथ सबका विकास का नारा, इसे लोगों तक, जन जन तक पहुँचाएं, लोगों को इसके बारे में जागृत करें। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है, क्योंकि इसके लिए जितनी रिसोर्सेज चाहिए, जो सोच चाहिए, जो रीच चाहिए, वो देश की केंद्र सरकार के पास ही। तो ये दोस्तों, ये देश हमारा सबका है, किसी एक का नहीं है। तो प्लीज़ ये जो सीए है ये आपके अगेंस्ट नहीं है, ये लाया गया है जो प्रताड़ित लोग हैं उनको सिटीजनशिप देने के लिए, किसी की सिटीजनशिप छीनने के लिए नहीं। तो प्लीज़ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में मत जाएं, ये देश हम सबका है। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो एंड करता हूँ। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियो पॉलिटिक्स को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।